श्यामला से कुछ ही दूर एक और शानदार हवेली शांत और स्थिर खड़ी थी। इस हवेली के सीने में कई राज दफन थे। इसके खामोश गलियारे अपने खालीपन से खुद डरते थे। यहाँ के नौकर और नौकरानियां इन गलियारों में चलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। खास तौर से हवेली के मालिक के कमरे की ओर जाने वाले गलियारे से सभी नौकरानियां बचना चाहती थीं और अपने मालिक के घर लौट कर आने से पहले ही जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर वहां से चली जाती थीं। इन्हीं गलियारों के अंत में इस हवेली के मालिक के कमरे के अंदर एक गुप्त दरवाजे से झूलने वाला कमरा था, जिसमें इस हवेली के सभी लोगों में से सिर्फ मालिक का आना जाना होता था। ज्यादातर लोगों को इस कमरे के बारे में भनक तक नहीं थी। फटे कपड़ों वाली एक बेहाल लड़की इस सर्दी के मौसम में उसी कमरे की ठंडी जमीन पर बैठी थी। इस कमरे में उससे पहले उसके जैसी और भी कई लड़कियां अपनी बदकिस्मती की शिकार हो चुकी थीं। गुलामों को अक्सर मालिक की खुशी और मनोरंजन के लिए खरीदा जाता था। अब मालिक का मनोरंजन क्या और कैसा होगा, ये सिर्फ मालिक ही तय करता था और जानता था। गुलामों में से बहुत से सिर्फ यौन सुख के लिए खरीदे जाते थे और ये उन्हें खरीदने के मुख्य कारणों में से एक था। दास चुपचाप अपने मालिकों की मांग को पूरा करने के लिए मजबूर थे और ये कोई रहस्य नहीं था। कुछ गुलामों को मालिक खरीदकर फौरन और कुछ गुलामों को थोड़े दिन इस्तेमाल करके उच्च वर्ग के अपने को उपहार के रूप में दे दिया करते थे। बहुत ही कम गुलाम ऐसे थे जिनका नौकरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस कमरे में बंद लड़की के चेहरे पर आंसुओं की धारियां सूख गई थी। देखकर साफ था कि वो इतना रो चुकी थी कि अब शायद उसके आंसू भी सूख चुके थे, लेकिन शायद प्रताड़ना इतनी ज्यादा थी कि कुछ आंसू यकबयक निकल ही आते थे। लड़की अपने पैरों को मुश्किल से हिला पा रही थी। उसने अपनी टांगों को हिलाए बिना बैठे रहने की कोशिश की। तभी कमरे के दरवाजे पर से तालों में चाबी लगाए जाने और फिर तालों के खुलने की आवाज आई। लड़की के मन में डर पैदा हो गया। फिर सांकल के खुलने और दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उस बेचारी के पास इस कमरे से भागकर जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, और वो जाती भी तो कैसे? उसका एक हाथ और उसका एक पैर दीवार में गाड़ी हुई खूंटियों से मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। लोहे की वो जंजीरें जो ऐसी दिखती थी मानो पुरानी होकर सड़ने लगी हों, लेकिन काफी भारी और मजबूत थी। कमरे के दूसरे कोने में लड़की से काफी दूर जल रही लालटेन की डरावनी रोशनी में दरवाजा पूरा खुला और वो गोरा आदमी आया जिसने अपने चेहरे पर एक चश्मा पहना हुआ था। उस आदमी को देखते ही वो लड़की तड़प कर चिल्लाई, नहीं नहीं मालिक, कृपया नहीं। वो लड़की जहां बैठी थी वहां से दूर जाने की कोशिश करते हुए डर से कांपने लगी, मगर सलाखों से बांधी गई नाजुक लड़की कहां भागती, और उसके पीछे तो वैसे भी दीवार थी जो उसे और पीछे जाने से रोक रही थी। वो अभी भी अपने पेट के निचले हिस्से और जांघों के बीच में खतरनाक दर्द महसूस कर सकती थी। उसकी पोशाक के आगे और पीछे उसके अपने खून के बड़े बड़े धब्बे थे, क्योंकि उस क्रूर आदमी ने उस लड़की की भावनाओं पर विचार किए बिना लगातार उसके शरीर के अंदर जबरदस्ती प्रवेश किया था। और ऐसा एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार हुआ था। रूपेश अपनी नई गुलाम को देखकर मुस्कुराया, जो उसके आतंक के खौफ के साए में कांपती हुई उसे बहुत प्यारी लग रही थी। उसे अपनी सारी गुलाम ऐसे थरथराती हुई बहुत अच्छी लगती थी। उसने अपने सुनहरे बालों को वापस कंघी कर दिया था, जैसे कि वो बाहर से कुछ मिनट पहले ही हवेली में वापस आया हो। चलते चलते वो कमरे के उस कोने में जा पहुंचा जहां वो गुलाम लड़की कांप रही थी। वो नीचे झुक गया। उसने अपना हाथ उठाकर उसके सिर को छुआ और वो लड़की डरती रही। क्या बात है, क्या तुम अपने मालिक का अभिवादन करना भूल गई? रूपेश ने धीरे से उसके सिर को थपथपाते हुए पूछा, लेकिन लड़की को डर था कि वही हाथ न जाने कब उस पर वार कर देगा। जब रूपेश ने अलीना को खरीदा था और उसे इस हवेली में लाया था तो वो बहुत खुश थी, या कम से कम ये सोचकर उसने राहत की सांस ली थी कि अब वो सुरक्षित है। बाहर की भेड़ियों और बुरे लोगों से दूर एक शांत और सौम्य मालिक की सेवा करके वो अपनी जिंदगी गुजार लेती।
उसने गुलाम खाने में जो कष्टदायी समय बिताया था, उससे दूर होकर उसने शुक्र मनाया था कि अब उसके जीवन में चिंता की कोई बात नहीं होगी। गुलाम खाने में उसने पूरे 3 महीने और 12 दिन बिताए थे और हर दिन वो जार जार रोई थी। वहां हर दिन दर्दनाक था। जिस दिन उसे काले बाजार से खरीदा गया था, अपने सज्जन दिखने वाले मालिक को देखकर अलीना एक बेहतर जीवन की आशा कर रही थी। लेकिन उसका दुर्भाग्य कि हालात इतने खराब थे कि वो चाहती थी कि उसे वापस गुलाम खाने ही भेज दिया जाए। काला बाजार में लोगों और उसके एक दयालु और अच्छा इंसान लगने वाला उसका मालिक दरअसल अच्छाई का सिर्फ नाटक कर रहा था, जो सिर्फ एक तमाशा था। अलीना को इस हवेली में लाए जाने के 1 सप्ताह से भी कम समय में उस पर किए गए जुल्मों ने इस युवती को गहरा आघात पहुंचाया था। उसके हाथ, पैर, चेहरे, गर्दन, टांगों और कंधों पर चोट के निशान थे। उसकी पोशाक से झांक रहे उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां या तो कोई जख्म ना हो, या सूजन ना हो, या नील ना पड़े हों। ऐसा लगता है कि तुमने सामान्य शिष्टाचार भी भुला दिया है और मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से सब कुछ शुरू से सिखाने का समय आ गया है। रूपेश ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक चाबी बाहर निकाली और उस लड़की के हाथ और पैर में बंधी जंजीर के ताले खोलना शुरू कर दिया। लड़की की अंतरात्मा तक कांप गई। वो फौरन चीखी, नहीं नहीं मालिक, शुभ संध्या, आपका घर वापसी पर स्वागत है। वो रोई, लेकिन रूपेश इस बात से खुश नहीं था। एक चिढ़ के साथ उसने नीचे की ओर देखा, अपना हाथ उसके सिर पर थपथपाने के लिए रखा और वो फौरन सहम गई। ये बात रूपेश को हजम नहीं हुई और उसने दर्द से रोती हुई लड़की के बाल पकड़कर जोर से खींचे। मालिक, मुझे माफ कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अच्छे से पेश आऊंगी। वो फिर से रोई, लेकिन ये शुद्ध खून वाला पिशाच रूपेश उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। तुम किससे डरती हो अलीना? मुझसे? मैंने तुम्हें भोजन दिया, एक रहने की जगह थी जहां कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी तुम मेरी नाफरमानी कर रही हो। मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे कि मैं एक राक्षस हूं। क्या मैं एक राक्षस हूं? अलीना ने फौरन अपना सिरनामे हिलाया। नहीं मालिक, आप बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। वो फिर रोई। उसके गालों पर ताजा आंसू गिर रहे थे, जो कमरे के अंधेरे में फर्श पर गिरकर ओझल होते जा रहे थे। इस कमरे में प्रकाश का एकमात्र स्रोत एक मंद सी लालटेन थी, जो ऐसा लगता था कि कभी भी बुझ जाएगी, या फिर मालिक के अपने कमरे से इस कमरे में आने पर यदा कदा इस दरवाजे के खुलने पर आने वाला प्रकाश। माफी मांग रही हो, लेकिन किस बात के लिए? किस गलती के लिए माफ कर दूं तुम्हें? उसने ऐसे पूछा जैसे वो भ्रमित हो रहा हो। जब उसने लड़की के बाल छोड़े तो लड़की का रोना सिसकने में बदल गया। तुम किस लिए रो रही हो? वो आदमी अचानक ऐसे दहाड़ा जैसे कि वो पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गया हो। उसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसने उठकर उस लड़की को लात मारना शुरू कर दिया। लड़की के शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जहां उस जालिम ने जोर से लात नहीं मारी हो। एक के बाद एक लात मारने से लड़की दर्द से चिल्लाने लगी और उसने खुद को बचाने के लिए कोने में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कोना उसे इस भयानक राक्षस से नहीं बचा सका। इस दर्दनाक के मंजर के कुछ गवाह थे। कमरे की गूंगी दीवारें जो पत्थर की और खोखली थी, कोने में जल रही लालटेन जो खुद कभी भी बुझ सकती थी, गुलाम लड़की को बांधने वाली जंजीरें जो इसकी आदी हो चुकी थी, और वो चटाई जिस पर लड़की बैठी थी, जो उसके जैसी कितनी ही मासूम लड़कियों के खून के रंग में रंगी हुई थी। यहाँ की किसी चीज से कोई उम्मीद नहीं थी। लड़की की दिल दहला देने वाली चीखें उस छोटे से कमरे में गूंज रही थी, और उसकी हर चीख के साथ उसके पिशाच मालिक का उसे पीटने का उत्साह बढ़ता जाता था। रोना बंद कर साली कुतिया, हराम की। ठीक है, रोना है ना तुझे? ले और रो और रो। रूपेश ने उसे 1-2 लातें और जमाई, फिर उसकी आवाज नीचे गिर गई, जैसे वो शांत होने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने सुनहरे बालों के बीच अपना हाथ दौड़ाया,
क्योंकि उसके बालों का एक हिस्सा उसके माथे पर झूल गया था। वो फिर से उस लड़की अलीना के सामने बैठ गया। उसके चेहरे को छूते हुए वो आगे झुक गया और उसकी नाजुक सी गर्दन को छूने लगा, जिस पर पहले से ही उंगलियों के निशान थे। क्या तुम और रोना चाहती हो? रूपेश ने अलीना की गर्दन को अपने हाथ से जोर से दबाते हुए कहा। गुलाम लड़की ने बचाव में अपने हाथ और पैर हिलाए और उस व्यक्ति और उसके हाथों को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शुद्ध खून वाला पिशाच उससे 20 गुना ज्यादा ताकतवर था। रूपेश ने अलीना की आंखों में देखा, जो काफी चौड़ी हो गई थी। कुछ ही सेकंड में लड़की का शरीर ढीला पड़ गया। उसने लड़की को अपनी बाहों में पकड़ लिया। अब वो उसके सिर के पिछले हिस्से को अपनी हथेली से सहला रहा था, जैसे कि लड़की अभी भी जीवित हो और या तो सो रही हो या बेहोश हो गई हो, सोने के लिए बेहोश हो गई हो। इतनी शांत होकर कितनी अच्छी और प्यारी लगती हो। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वो नीचे लड़की पर झुका और कुछ पल उसके शव के साथ मनमर्जी करके उस कमरे से बाहर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में उसने अपने विश्वास पात्र नौकर को बुलाया और कहा, अंदर कमरे में एक लड़की का शव है। नौकर ने सिर झुकाकर अपने मालिक से पूछा कि उस शव के साथ क्या किया जाना है, और रूपेश बोला, आधी रात को उसे बाहर निकालो और हड्डियों को झील में फेंक दो। सुनिश्चित करो कि कोई तुम्हें ना देखे। जी मालिक कहकर नौकर हुक्म की तामील करने की तैयारी करने चला गया। शाह हवेली में शिजा शार्दुल के पीछे खड़ी थी और शार्दुल अपने नौकर दयाल से बात कर रहा था कि कमरे में क्या किया जाना था। वो दयाल को जरूरी निर्देश दे रहा था, क्योंकि ये कमरा 2 दिनों से साफ नहीं किया गया था, बल्कि इसमें किसी ने प्रवेश नहीं किया था। शिजा ने एक पोशाक पहनी थी जो शार्दुल ने उसे पहनने के लिए दी थी, जो या तो उसकी बड़ी बहन अवंतिका मालकिन की थी या उसके मृत मां महजबीन शाह की थी। कई दिनों की कक्षाओं के बाद उसने आखिरकार अवंतिका मालकिन से कुछ चीजें सीखी थी, जो अपना समय शिजा को पढ़ाने के लिए दे रही थी। शार्दुल ने उसके ज्ञान को जांचा था और फैसला किया था कि शिजा का काली चुड़ैल बुशरा से मिलने का समय आ गया है। शिजा को पहले से नहीं बताया गया था कि वे आज उस महिला से मिलेंगे, और योजना अचानक बदल गई थी जब शार्दुल का सहायक कर्मा कुछ चर्म पत्र शार्दुल को सौंपने के लिए आया था, जिनकी समीक्षा की जानी थी। साथ ही उसने कुछ मुख्य खबरों के बारे में शुद्ध खून वाले पिशाच को सूचित किया था। शार्दुल और शिजा दोनों कालका के लिए निकल पड़े। शिजा को पहले लगा था कि वे काला बाजार जाने वाले थे, लेकिन बग्घी तब तक नहीं रुकी जब तक कि उसे शहर से कुछ दूरी पर खींच न लिया गया। शार्दुल ने अपने कोचवान से कहा, तुम वापस शाह हवेली जा सकते हो। हम घर वापस आने के लिए परिवहन के दूसरे साधनों का इस्तेमाल करेंगे। कोचवान ने सिर झुकाकर हामी भरी और बग्घी को हवेली की तरफ ले गया। तुम्हें चलने में कोई परेशानी नहीं है ना? शार्दुल की आंखें उन मैदानों में झांक रही थीं, जहां घर कम और घने पेड़ ज्यादा थे। कालका से आगे निकलते ही आबादी कम होती चली जाती थी और जंगल शुरू हो जाते थे। उच्च समाज खरीदारी करने कालका तक आते थे, उसके आगे कभी नहीं। छोटे छोटे घरों को पार करते हुए शिजा बोली, मैंने सोचा था कि मनुष्यों के बीच कोई काली चुड़ैल नहीं रहती है। अगर तुम्हें पता लग जाए कि वास्तव में कितनी चुड़ैलें उनके बीच रहती हैं, तो तुम हैरान रह जाओगी। ज्यादातर काले चुड़ैल समुदाय के लोग बुरे हैं, जो लोगों को मारते हैं और अपहरण करते हैं। इसीलिए वे उन घनी आबादी वाले स्थानों में बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं, जहां मनुष्य और पिशाच रहते हैं। अपना कांड करके वो वहां से दूर चली जाती हैं। बहुत से लोग इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। आखिरकार इंसान काली चुड़ैलों की तरह परेशान करने वाले जो होते हैं, केवल सफेद चुड़ैलें ही उनके बीच रहती हैं, जो बेचारी अक्सर पकड़ी जाती हैं और मार दी जाती हैं। क्या परिषद उनसे सवाल नहीं करती? इस बात से कोई नुकसान नहीं है अगर कोई इसके बारे में नहीं जानता है, लेकिन यह एक रहस्य है, और जब तक कि आप इसे दूसरों से नहीं कहते हैं, जो इसे हत्यारों के कानों तक पहुंचा दें, जो मानते हैं कि वे न्याय कर रहे हैं। शिजा ने परिषद में एक चुड़ैल को देखा था
लेकिन एक काली चुड़ैल से मिलना और बात करना उसके लिए अप्रत्याशित था। उसने सोचा कि पता नहीं वो महिला कैसी होगी। कुछ दुर्लभ मामले ऐसे भी हैं जहां कुछ चुड़ैलों में से कुछ किसी अन्य सामान्य व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं। अपने जीवन में वो जो नहीं कर सकते, उसके कारण वो मनुष्यों से बहुत ईर्ष्या भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे सावधान रहना बंद कर देते हैं। उनके प्रारंभिक स्वभाव कभी नहीं मरते हैं, इसलिए मेरे जैसे लोग उन पर आंखें और कान रखते हैं। मध्यस्थ होने के नाते उच्च स्तर के लोगों की बात और सामान्य लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। शिजा को कुछ कुछ ही समझ आया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। बुशरा कई दूसरी काली चुड़ैलों की तरह है। वो तुमको थोड़ी पगली और अजीब लग सकती है, लेकिन उसे देखकर चौंकना मत। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। फौरन जान लेगी और फिर मुश्किल होगी।